डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपना लेसन वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण। हम भारत में चीनी खिलौनों के आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। यानी कि पहले हमने चीन के जो खिलौने होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था कि कैसे वो भारत के बाज़ारों में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। तो अब हम उस एग्जाम्पल को दोबारा लेते हैं। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौनों के आयात पर कर लगाती है, यानी कि टैक्स लगा देती है। तब क्या होगा? इसका अर्थ है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर कर देना होगा, और कर के कारण खरीदारों की आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी होगी। और चीन के खिलौने अब भारत के बाज़ारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन से उनका आयात स्वतः कम हो जाएगा। भारत के खिलौना निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएंगे। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का उदाहरण है। इसे अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पर प्रतिबंध लगता है। सरकारें व्यापार अवरोधक का उपयोग यह प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य माना गया। 1950 और 1960 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देगी। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीज़ों जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों के विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया जाता है। भारत में करीब सन 1991 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा, और इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया। अतः विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया, और इसका अर्थ यह है कि वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता था और विदेशी कंपनियां यहां अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती थी। सरकार द्वारा अवरोधकों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए उसे अधिक उदार कहा जा सकता है। आइए इन पर विचार करें। यानी कि विदेशी व्यापार में उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? आयात पर कर एक प्रकार का व्यापार अवरोधक है। सरकार आयात होने वाली वस्तुओं की संख्या भी सीमित कर सकती है, इसे कोटा कहते हैं। और क्या आप चीन के खिलौनों के उदाहरण से व्याख्या कर सकते हैं कि व्यापार अवरोधकों के रूप में कोटा का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? आपके विचार से इसका जो है प्रयोग किया जाना चाहिए, इसके बारे में आपने डिस्कस करनी है। अब है विश्व व्यापार संगठन। हमने देखा कि कुछ बहुत प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया। इन संगठनों का मानना है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक हैं। कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए। देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियाँ उदार बनानी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन वर्तमान में विश्व के लगभग 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में यह देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधकों को हटाने के लिए विवश किया है। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान बहस है। अब है व्यापार व्यवहारों पर वाद विवाद। आपने अध्याय 2 में देखा कि भारत में अधिकांश रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद, जिसको GDP कहा जाता है, का महत्वपूर्ण भाग कृषि क्षेत्र प्रदान करता है। इसकी तुलना में विकसित देशों जैसे अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा मात्र 1% और कुल रोजगार का केवल 0.5% है।
फिर भी अमेरिका के कृषि क्षेत्र में कार्यरत इतने कम प्रतिशत लोग भी अमेरिकी सरकार के उत्पादन और दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धनराशि प्राप्त करते हैं। इस भारी धनराशि के कारण अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादों को असाधारण रूप से कम कीमत पर बेच सकते हैं और अधिशेष कृषि उत्पादों को दूसरे देशों के बाजारों में कम कीमत पर बेचा जाता है, जो इन देशों के कृषकों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि विकसित देशों और विकासशील देशों की सरकारों से सवाल कर रहे हैं कि हमने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार व्यापार अवरोधकों को कम कर दिया, लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को नज़रअंदाज कर दिया और अपने किसानों को भारी धनराशि देना बरकरार रखा है। आप लोगों ने हमारी सरकारों को अपने किसानों की सहायता बंद करने को कहा, परंतु आप स्वयं यही काम कर रहे हैं। क्या यह मुक्त और न्याय संगत व्यापार है? नेक्स्ट आपके ब्लैंक्स दिए गए हैं जो हम गूगल मीट पे डिस्कस करेंगे। आगे है भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। विगत 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय की है। इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? हम कुछ प्रमाण देखते हैं। वैश्वीकरण और उत्पादकों, स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच बृहत प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। उत्पादकों और कृषकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। पहला, विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे सेलफोन, मोटर गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों और जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग वगैरह जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है और इन उत्पादों के अधिकांश खरीदार संपन्न वर्ग के लोग हैं। इन उत्पादों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही इन उद्योगों की कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाले स्थानीय कंपनियां जो है समृद्ध हुई हैं। आगे है विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। हाल के वर्षों में भारत की केंद्र और राज्य सरकारें भारत के निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रही हैं। औद्योगिक क्षेत्रों, जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, की स्थापना की जा रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क परिवहन, भंडार, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक 5 वर्षों तक कर नहीं देना पड़ा, यानी कि उन पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगा था। और विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति दे दी। अपने अध्याय 2 में देखा कि संगठित क्षेत्र की कंपनियों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसका उद्देश्य श्रमिक अधिकारों को संरक्षण करना है। हाल के वर्षों में सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों से छूट देने की अनुमति दे दी है और यह नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने की बजाय कंपनियों में जब काम का अधिक दबाव होता है तो लोचदार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रखती है, यानी कि जब उनको काम होता है तो रख लेती हैं, बाद में उनको फ्री कर देते हैं। कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर भी विदेशी कंपनियां अभी भी संतुष्ट नहीं है और श्रमों में और अधिक लचीलेपन की मांग कर रही हैं। अब है दूसरा, जो अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बड़ी हैं, प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं और इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है। कुछ ने तो विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया है। इससे भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभारने के योग्य बनाया है। टाटा मोटर्स यानी कि मोटर गाड़ियाँ, इंफोसिस IT, रनबैक्सी जो दवाइयाँ वगैरह देती है, एशियन पेंट्स, सुंदरम फास्टनर्स जो नट और बोल्ट्स वगैरह देते हैं, कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण है। इसके अतिरिक्त आंकड़ा प्रविष्टि यानी कि डाटा एंट्री, जैसे हम डाटा जो है कंप्यूटर में फीड करते हैं तो
लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई सेवाएं भारत जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध हैं और विकसित देशों को निर्यात की जाती हैं। अब है छोटे उत्पादक, प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट करो। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।